हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने कर लिया था पिछली वीडियो के अंदर। जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसके अंदर वॉल्यूम की प्रॉब्लम आने के कारण क्वेश्चन नंबर 3 मैं दोबारा करवा रहा हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू आप जैसे पहले डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स को सॉल्व किया था, सॉरी डिटर्मिनेंट को क्या किया था, सॉल्व किया था, वैसे कैसे इसको किसी भी रो या कॉलम से सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। दूसरा, इसमें आप प्रॉपर्टी लगा के भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। डायरेक्ट सॉल्व करोगे थोड़ा सा लॉन्ग होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी, मल्टीप्लाई बड़े आएंगे। आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर रहा हूँ, आप बिना प्रॉपर्टी के भी सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे देखोगे, जैसे आप देखते हो रो के अंदर, कॉलम के अंदर फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के अंदर गैप है, 3 का गैप है। जैसे 13 और 16 के बीच में 3 का, 14 और 17 के बीच में 3 का, 15 और 18 के बीच में 3 का। वैसे इन दोनों के बीच में भी देखते हो तो गैप सेम है। जब आप इनको माइनस करवाओगे तो रो क्या आ जाए, कॉलम क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। इन दोनों को माइनस करके लिखोगे तो गैप 3 का तो 3 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करके लिखोगे तो गैप 3 का है तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसके अंदर आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। आप एक एक करके लगा सकते हो इसके अंदर। पहले इन दोनों में लगा दो। कॉलम थर्ड के अंदर जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो है C3 माइनस C1 कर दो। क्या कर दो, कॉलम थर्ड के अंदर, कॉलम थर्ड है, थर्ड में से क्या कर दो, कॉलम फर्स्ट को माइनस कर दो। अप्लाई किस में कर रहे हैं, कॉलम थर्ड के अंदर। तो ये जो भी चीज़ करेंगे वो अपन कॉलम थर्ड में करेंगे। कॉलम थर्ड की फर्स्ट और सेकंड चेंज नहीं होंगे, कॉलम वैसे के वैसे रहेंगे। कॉलम जो थर्ड है उसके अंदर मैं कॉलम थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करके, सॉरी थर्ड में से सेकंड को माइनस करके लिखूँगा। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम ऐसा कैसा, 13 14 15। सेकंड कॉलम ऐसा कैसा, 16 17 18। चेंज हो रहा है आपके थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में क्या करना है, C3 माइनस C2, यानी 3, ये C3 है और ये C2 है। माइनस कर दो, 19 माइनस 16 3, 20 माइनस 17 3, 21 माइनस 18 3। ठीक है, अब वापस अप्लाई कर दो, एक और प्रॉपर्टी लगा दो। C2 के अंदर अब लिख दो C2 माइनस C1। C1 ऐसा कैसा, C2 में प्रॉपर्टी लग रही है C2 माइनस C1। तो 16 माइनस 13 3, 17 माइनस 14 18 माइनस 15 और ये आपके 3 ऐसा कैसा। ये प्रॉपर्टी 6 के अकॉर्डिंग है। आप किसी भी कॉलम या रो, कोई भी दो कॉलम या रो को सब्ट्रैक्ट करोगे या फिर एक को किसी से मल्टीप्लाई करके, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके फिर भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, आपकी वैल्यू वो की वो रहती है। अब यहाँ पे देखोगे, बिकॉज C2 इक्वल C3, दो कॉलम क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, यानी इक्वल हो गए। जब दो कॉलम या रो इक्वल हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, 0, बिकॉज C2 इक्वल C3, सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये एकदम इजीली सॉल्व हो गया। आप वैसे भी सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। C2 इक्वल C3 आइडेंटिकल हो गए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पिछली वीडियो में मैंने
सॉल्व करवा दिया था। अभी है आपके क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी थर्ड की जैसा ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इसमें भी आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये गिवन डिटर्मिनेंट है, इसकी क्या कर दो, वैल्यू फाइंड कर दो। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसमें से आप कॉमन ले सकते हो। जैसे फर्स्ट कॉलम में देखोगे तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा, जीरो है, जीरो के मल्टीप्लाई में आप ए स्क्वायर लिख सकते हो, तो वो भी जीरो ही होगा। तो ए स्क्वायर इसमें से और इसमें से क्या ले लो, ए स्क्वायर कॉमन ले लो। फर्स्ट कॉलम में से ए स्क्वायर कॉमन, सेकंड कॉलम में से बी स्क्वायर कॉमन। अलग अलग स्टेप बाय स्टेप भी कॉमन ले सकते हो। पहले इसमें से ले लिया, फिर जो बचा उसको लिखा, फिर इसमें से कॉमन ले लिया, फिर जो बचा है उसको लिखा, फिर इसमें से कॉमन ले लिया, फिर जो बचा है उसमें लिखा। डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हो। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, सेकंड कॉलम में से बी स्क्वायर कॉमन आ गया, थर्ड कॉलम में से सी स्क्वायर कॉमन आ गया। अब जो बचे वो लिख देते हैं। फर्स्ट के अंदर बचा ए जीरो बी सी, इसके अंदर बचा ए जीरो बी, बीस को चला गया, ए सी बचा, यहाँ पे बचेगा ए बी जीरो। कॉमन लेने के बाद जो बचा है वो उसको मैंने लिख दिया। आप चाहे इसको डायरेक्ट सॉल्व करो या फिर कोई माइनस वगैरह करके कॉमन लेके सॉल्व करो, एक ही बात है। अब यहाँ पे देखो कॉमन और आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर देखोगे तो ए कॉमन आएगा, सेकंड रो के अंदर देखोगे तो बी कॉमन आएगा, थर्ड रो के अंदर देखोगे तो सी कॉमन आएगा। कॉमन ले लो या फिर आप डायरेक्ट खोल दो तो भी चलेगा, आपकी इच्छा। मैं कॉमन ले लेता हूँ। फर्स्ट रो के अंदर ए कॉमन आ जाएगा तो बार बन जाएगा ए क्यूब। सेकंड रो में से बी कॉमन आ जाएगा तो बार बन जाएगा बी क्यूब। थर्ड रो में से सी कॉमन आ जाएगा तो बार बन जाएगा सी क्यूब। जो बच्चा उसको लिख देते हैं 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब इसको ओपन कर देते हैं। फर्स्ट रो से ओपन करते हैं। ये तो जीरो है तो उसका तो जीरो हो जाएगा, फिर ये प्लस में आएगा, ये आपके माइनस में आएगा, -1। इसको और इसको छुपा दो तो जो बचा उसको लिख दो 1 1 1 0, फिर +1 आएगा इसका, इसको छुपा दो, जो बचा है उसको लिख दो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ये माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाए 0, माइनस फार्मूले का इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा 1, माइनस फार्मूले का इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाया 0, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। -1 इंटू -1 +1, 1 इंटू 1 1, 1 + 1 2 हो गया, 2 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ये आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करोगे तो भी यही आएगी, और बिना प्रॉपर्टी के जैसे इसमें से कॉमन ले लिया, जो कॉमन आ रहा था उससे सॉल्व किया तो यही वैल्यू आई। आप डायरेक्ट भी सॉल्व करोगे तो भी यही वैल्यू आ जाएगी। प्रॉपर्टी लगानी वहाँ जरूरी हो जाएगी जहाँ कोई कॉमन प्रूव करना हो, कोई कॉमन वगैरह लेना हो, फैक्टर की फॉर्म में आपको आंसर निकालना हो, तो वहाँ पे आपको क्या लगानी है, प्रॉपर्टी ही अप्लाई करनी है। डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ईजिली सॉल्व नहीं होगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व द इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये आपके इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो x के अंदर पॉलिनोमियल आएगा और इक्वल में 0 है, तो ये आपके x के अंदर क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो x के अंदर इक्वेशन बनेगी। अब ये दिख रहा है कि जब इसको डायरेक्टली सॉल्व करने जाओगे तो x में हाई वैल्यू की इक्वेशन बनेगी, x की जो वैल्यू होगी वो बहुत हाई होगी, और फिर इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करवाओगे, कट कटा के ये
नॉर्मल फॉर्म में आएगा, जो कि बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। आप इसके अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर आपको ये ध्यान देना है कि जो टर्म है जीरो बन रही है तो उसको जीरो बनाने की कोशिश करनी है। इक्वेशन को इजी सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट को यहाँ पे जितने ज़्यादा जीरो बनेंगे, यानी एक रो के अंदर अगर 2 जीरो बन जाते हैं तो तीसरे से खोलना क्या होता है, आसान होता है। अगर जीरो नहीं बन रहे तो आप एक्स की वैल्यू को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। एक्स बहुत ज़्यादा है, एक्स को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। तो एक्स जितने ज़्यादा हटाओगे और फिर बहुत ही कम एक्स रहेंगे, उसको सॉल्व करोगे तो ईजिली इक्वेशन बन जाएगी। तो एक्स को एलिमिनेट, यहाँ पे आपको क्या सोचना है, प्रॉपर्टी लगाने से एक्स क्या होना चाहिए, एलिमिनेट होना चाहिए। एक्स को हटाने के लिए आप सिंपल सा रो और कॉलम किसी में भी अप्लाई कर सकते हो प्रॉपर्टी को। जैसे कि आप देखो इन दोनों रो के अंदर, या इस तीनों, इस रो के अंदर, इस रो के अंदर, इस रो के अंदर जो एक्स है, इस रो के अंदर एक्स वन है, केवल एक्स की पावर वन है, तो इसके अंदर भी एक्स पावर वन है, इसके अंदर भी। इन सब में टू है और इन सब में थ्री है। अब डायरेक्ट रो को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। रो को किसी से मल्टीप्लाई करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट कर दो, किसको, रो को, तो एक्स वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे रो टू में प्रॉपर्टी लगा दो, आप कॉलम में भी लगा सकते हो। प्रॉपर्टी किस में लगा सकते हो, कॉलम में। कॉलम को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, कॉलम को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो डायरेक्ट एक्स नहीं हटेगा, आपको इसको टू से मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो कॉलम में भी प्रॉपर्टी लगा के एक्स को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। रो में आपको मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हट रहा है, इसलिए रो में प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ये प्रॉपर्टी लगाने से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। आप प्रॉपर्टी अपने हिसाब से सोच समझ के लगा सकते हो, प्रॉपर्टी को रटना नहीं है। प्रॉपर्टी रटने जाओगे तो एग्जाम में भूल जाओगे, इसको समझनी है केवल। यहाँ पे आपको क्या समझना है कि एक्स को हटाना है, कि किस रो में से किसको माइनस करूँ, कि एक्स, सारा एक्स नहीं हटाना है, सभी एक्स हट जाएगा तो ये इसकी वैल्यू ही नहीं निकलेगी। एक रो के अंदर एक्स रहेगा, बाकी आप दो रो में से एक्स को एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे रो टू में से एक्स को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो रो टू लिख दो पहले, रो टू। इसमें से अगर मैं रो वन को माइनस कर दूँ, आर वन को, तो देखो क्या आता है, प्रॉपर्टी किस में अप्लाई हो रही है, रो टू के अंदर। एक साथ दो दो प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे रो टू में अप्लाई की है एंड रो थ्री में भी अप्लाई कर रहा हूँ। रो टू को माइनस प्लस नहीं करना है क्योंकि रो टू में प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। तो रो थ्री में से मैं रो वन को माइनस कर देता हूँ। अगर ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, जो चेंज होगा उसमें से आपको ये प्रॉपर्टी, ये वाली लगानी है। अब दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ, अलग अलग करके भी अप्लाई कर सकते हो। पहले R2 में अप्लाई कर दो, फिर जो भी आता है उसको लिख दो, फिर ये प्रॉपर्टी R3 में अप्लाई कर दो। दोनों एक साथ करोगे तो आपके थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, अलग अलग करोगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एक साथ करने से टाइम बच जाएगा। R1 के अंदर मैंने किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, R2 के अंदर और R3 के अंदर लगाई है। तो R1 ऐसा कैसा रहेगा, R2 माइनस R1, 2x माइनस थ्री, 3x माइनस फोर। R2 के अंदर मैंने प्रॉपर्टी लगाई है R2 माइनस R1, यानी कि इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। x माइनस फोर माइनस R1, R1 क्या, x माइनस टू। फिर है इसमें से इसको माइनस कर दो, डायरेक्ट लिख देता हूँ। जब R2 में से R1 को माइनस करोगे तो 2x से 2x कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा -9 + 3। इसमें भी माइनस करोगे तो 3x से 3x कट जाएगा, बचेगा -16। माइनस करोगे तो ये जो माइनस का 4 ये प्लस का हो जाएगा। सेम प्रॉपर्टी R3 में लगानी है, R3 माइनस R1। इस 3 में से R1 को माइनस कर दो, x से x कट जाएगा तो 8 + 2 बचेगा। यहाँ पे 2x से 2x कट जाएगा तो बचेगा -27 + 3, और यहाँ पे बचेगा -64 + 4।
इक्वल 0। यहाँ पे देखते हैं, ऊपर x माइनस 2, यहाँ पे x से x कट जाएगा, ये बचेगा -4 + 2, -4 + 2 हो जाएगा -2, 2x - 3, यहाँ पे बचेगा -6, 3x - 4, 16 - 4, -12, और यहाँ पे बचेगा -6, यहाँ पे इसमें से 3 माइनस हो जाएंगे, -26, 4 माइनस हो जाएंगे -16। और इजी बनाने के लिए आप इसमें से कॉमन ले सकते हो, जैसे कि इस रो के अंदर से 2 कॉमन आएगा, इस रो के अंदर से भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। कॉमन ले लो, आ रहा है तो, और वो इक्वेशन है इसलिए किस में चला जाएगा, 0 में। तो कॉमन ले लो, इसमें से क्या ले लो, -2 कॉमन ले लो, और इसमें से आ रहा है -2, दोनों में से -2 कॉमन आ जाएगा। x - 2 कॉमन नहीं भी लोगे, डायरेक्ट भी सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, कॉमन लोगे तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। टू कॉमन चला जाएगा, -2 कॉमन चला जाएगा, यानी -2 का इसके अंदर डिवाइड दे दो तो प्लस बनाएगा, -2 का इसके अंदर डिवाइड दोगे तो +3 आ जाएगा, -2 का ये 6 हो जाएगा, ये आपके 3, 13 और ये आपके 30 इक्वल 0। और ये जो मल्टीप्लाई है इक्वेशन है इसलिए 0 में चला जाएगा। आगे देखते हैं, जो बचा है उसको एक बार लिख देते हैं, x - 2, 2x - 3, 3x - 4, 1, 3, 6 और 3, 13, 30 इक्वल 0। अब इसको ओपन कर देते हैं, x - 2, इसको छुपा दो तो यहाँ बचेगा 3, 6, 13, 30, ये आपके माइनस का आ जाएगा, और माइनस को अंदर भेजूँगा तो ये हो जाएगा, माइनस को ऐसे ही बाहर रहने दो, 2x - 3 और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसको छुपा दो तो ये हो जाएगा 1, 6, 3, 30, फिर है प्लस 3x - 4, यहाँ पे बचेगा 1, 3, 3, 13 इक्वल 0। इसको और भी सॉल्व कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, यहाँ से प्रॉपर्टी अप्लाई करके। मैं इसको पहले डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, फिर इसको मैं यहाँ से प्रॉपर्टी और अप्लाई कर सकता हूँ। और क्या, और भी आप x को एलिमिनेट कर सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो और x भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना x एलिमिनेट होगा, जितना कम x बचेगा तो इक्वेशन उतनी ही ईजी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है उसको सॉल्व करते हैं। अब जितना हो सके उतना सॉल्व करके फिर इसको क्या करना है, ओपन करना डिटरमिनेंट को, ताकि सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आगे और भी सॉल्व हो रहा था, अब डायरेक्ट भी सॉल्व कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। और सॉल्व करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपके x - 2 है, इसको सॉल्व किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 90 माइनस फार्मूले का इन दोनों का मल्टीप्लाई 78, इन दोनों का मल्टीप्लाई 30 माइनस फार्मूले का इन दोनों का मल्टीप्लाई 18 प्लस 3x - 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई 13 माइनस फार्मूले का इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 इक्वल 0। मल्टीप्लाई माइनस करवा दो
तो 90 माइनस 78, 90 माइनस 78 12 हो जाएगा। 12 को मल्टीप्लाई करवाया, तो 12 को x से मल्टीप्लाई करवाया 12x, 12 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया -24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो तो इसका भी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 को 2x से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस भी अंदर भेज दो तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। 12 को -2x से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ जाएगा 24x, और यहाँ पे माइनस जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 12 को इससे मल्टीप्लाई करवाया 36, सेम 13 माइनस 9 कर दो तो ये आपके हो जाएगा 4, 4 को 3x से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो जाएगा 12x, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया ये हो जाएगा 16। अब यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे देखो -12x और यहाँ पे आ रहा है 24x, और यहाँ पे 12x और 12x क्या हो जाएगा, प्लस का 24x, और x ही कट जाएगा। जब x ही कट जाएगा तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। जब आप पीछे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ये वाली स्टेप माइनस करने में यहाँ क्या हो गई है, मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे माइनस सुधार देते हैं, 27 में से 3 को माइनस करना है तो ये यहाँ पे आपके आ जाएगा 24। अपन ने कितना लिख दिया था, 26, तो यहाँ पे आप लिख दो 24, तो ये 24 हो जाएगा। जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 24 का हाफ हो जाएगा 12। जहाँ पे आपके 13 था वहाँ पे आपके 12 है, रिप्लेस कर दो 13 की जगह 12। जहाँ पे आपके 13 आ रहा है उसकी जगह ओनली 12 आ जाएगा। जहाँ पे आपके 13 आ रहा था उसकी जगह 12। अब 13 है, इसके अंदर देखोगे तो एक तो यहाँ पे आपके इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो इन दोनों में चेंज होगा, बीच वाले में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके 90 इक्वल 90 आएगा, फिर माइनस फार्मूले का इन दोनों का मल्टीप्लाई, 78 की जगह क्या हो जाएगा, 72। फिर ये थर्ड वाले में देखोगे तो यहाँ पे आपके 13 की जगह क्या हो जाएगा, 12, और बाकी ऐसा का ऐसा। लास्ट वाली स्टेप है, इसको काट देते हैं अपन, नहीं लिख देते हैं। इन दोनों को 90 में से 72 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये आपके कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 को x से मल्टीप्लाई करवाया 18x, और 18 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया 36। फिर यहाँ पे आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके 12 आएगा। 12 को ये माइनस भी अंदर भेजोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। 12 को 2x से मल्टीप्लाई कर 24x, और ये माइनस है तो -24x। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करवा 36 माइनस का, और ये माइनस है तो प्लस का 36। फिर यहाँ पे इसको दोनों को माइनस कर दो 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाया प्लस 9x, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाया 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, 18 और ये 9x दोनों प्लस के है तो प्लस हो जाएंगे, तो 18 प्लस 9x ये हो जाएगा 27x, और ये -24। ये 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिना x वाली टर्म बची इसमें -12 इक्वल 0। -12 उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा। 27 में से 24 माइनस हो जाएंगे तो ये आपके हो जाएगा 3x इक्वल 12, और x इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, यानी 12/3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये आपके इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा।
ठीक है, ये आपके एक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगा के और भी इजी कर सकते हो, तो ये और भी इजी हो जाएगा। फिर सॉल्व करोगे तो इससे भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, थोड़ी बड़ी बड़ी टर्म आ जाएगी, मल्टीप्लाई थोड़े बड़े आएंगे, जो कि क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर। आप इनको डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप डायरेक्ट सॉल्व करके भी देख सकते हो। फिर प्रॉपर्टी जो मैंने अप्लाई की, ज़रूरी नहीं कि वही अप्लाई करो, उन्हीं को माइनस करो। आप प्रॉपर्टी किसी को भी माइनस कर सकते हो। जिसमें प्रॉपर्टी अप्लाई की है वो टर्म पहले लिखोगे तो थोड़ा सा सही रहता है। जिसमें आप प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो, जैसे R2 में अप्लाई करते हो तो R2 आगे लिख दो, और उसमें जो भी प्लस माइनस करना है वो पीछे। R3 में अप्लाई कर रहे हो तो R3 आगे लिख दो, और उसमें जो भी दूसरी टर्म माइनस या प्लस करनी है वो पीछे लिख दो, माइनस कर दो। मैंने इन दोनों में लगाई है। आप R1 में भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, किसी में भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, आपको कॉलम में भी लगा सकते हो। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। प्रॉपर्टी केवल क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए अप्लाई हो रही है। डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो भी आंसर वही रहेगा, प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करोगे तो भी आंसर वही रहेगा। कुछ क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगानी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्वेश्चन कि डायरेक्ट सॉल्व करने पे वो सॉल्व नहीं होता है, तो प्रॉपर्टी से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो आपको ये प्रॉपर्टी जो लगाई है वो प्रॉपर्टी नंबर 6 है। इस प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से सीखना और लगाना भी सीखना है। याद नहीं करनी है, आपको समझनी है कि कहाँ पे कैसे इसको इजी बनाया जा सकता है क्वेश्चन को। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए ज़रूरी है कि एक्स की जो संख्या वो कम की जाए, एक्स एलिमिनेट किया जाए। तो जितना ज़्यादा एक्स एलिमिनेट करोगे उतना ईजी बन जाएगा। मैंने इन दो रो में से एक्स को एलिमिनेट कर दिया। आप इस 3 टर्म है, इसमें से भी आप 2 में से एक्स को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट, या एक कम से कम एक में से एक्स को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, तो और भी इजी हो जाएगा। तो एक्स जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, फिर सॉल्व करना भी आसान होगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। आगे भी क्वेश्चन इसी की तरह के हैं, आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करके सॉल्व करना है। प्रूव करने वाले क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है, और सॉल्व करने वाले क्वेश्चन में उसमें आपको मैक्सिमम 0 या अगर एक्स है तो एक्स को कम करने के बारे में सोचना होता है, उसके अकॉर्डिंग अपन प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।